आइए दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के टॉपिक संसाधन क्या है का जो अगले वीडियो में आप लोगों ने अध्ययन किया, उससे संबंधित PYQS जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है प्रमाण के साथ, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन से आप इतना अपने को परफेक्ट बनाने में सक्षम हो पाएंगे कि कोई भी परीक्षा आप आसानी से पास कर सकें। देखिए, इसी कड़ी में कहता है कि एनसीईआरटी के अनुसार मानव और भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रकृति के बीच अंतर संबंधों को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी के मूल बुक में आप देखेंगे कि अंतर संबंध को दर्शाने वाली ये जो त्रिभुज है, इसमें प्रकृति है, प्रौद्योगिकी है और संस्थाएं हैं, और इसके बीच केंद्र में मानव है। इसी त्रिभुज पर आधारित वह प्रश्न है। गौर से जब आप अध्ययन करें, इसके विकल्प को देखें, तो आप देखेंगे कि संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए हालांकि पूंजी की भी आवश्यकता होती है, संस्था की भी आवश्यकता होती है, लेकिन राजनीतिक संस्था नहीं चाहिए, औद्योगिक संस्था चाहिए। सामाजिक परंपरा के रूप में हम लोग केवल यही जानते हैं कि इसकी मान्यता होनी चाहिए समाज में। तो मानव सीधे प्रकृति में बदलाव नहीं कर पाते, बल्कि वह ये प्रौद्योगिकी तकनीकी की सहायता से ही भौतिक पर्यावरण की जो चीज़ें हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको अपने उपयोग के अनुकूल बदल सकते हैं। इसलिए प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप यह भी प्रमाण देख पा रहे हैं कि UPPSC प्री सामान्य अध्ययन 2018 में यह सवाल पूछा गया है। अब सवाल है SSC CGL टायर 1 2022 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने कि मानव संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। वह पर्यावरण में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, इसलिए वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है और उनका उपयोग करता है। कितना परफेक्ट ऑप्शन है ये, आप लोग खुद ही इसके आंसर को देने में सक्षम हो चुके होंगे अब तक। वह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए वह जैविक रूप से सर्वाधिक विकसित है। इसलिए तो एनसीईआरटी मूल बुक को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा लाइन में ही आंसर है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों भाई? तो वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और इन संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है और उनका उपयोग करता है। सवाल है कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए मानव निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? केवल प्रौद्योगिकी का, संस्थाओं का, प्राकृतिक उपहारों का या अजैविक घटकों का? आइए लाइन देखते हैं एनसीईआरटी के मूल बुक में। आप देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि मानव आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। हूबहू लाइन है, तो इसका आंसर होगा बी, संस्थाओं का। अब आपके सामने सवाल है जो MPSC प्री 2020 में पूछा गया है, महाराष्ट्र PCS का सवाल है ये। संसाधन के रूपांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणीय संबंध सही अंतर संबंध को दर्शाता है? तो आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रकृति, मानव इतिहास, प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार
प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थाएं और मानव केंद्र में समाज, संस्कृति और पर्यावरण। तो आइए मूल बुक में जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसी ट्रायंगल पर आधारित यह सवाल है। आप देख पा रहे हैं क्या है? प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाएं और मानव केंद्र में है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। आइए इस क्वेश्चन का अध्ययन करें हम लोग। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और ज़्यादातर यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन एमपीपीएससी का है, मध्य प्रदेश पीसीएस का 2023 में पूछा गया सवाल। पर्यावरण कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन क्या है हमारा? तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु संसाधन है, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो या न हो। देखिए कंट्राडिक्शन यही समझ में आने लगा है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ये तो कथन सत्य जैसा प्रतीत होता है। अब आपको इस कूट में चुनना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कथन सत्य है, ये कूट कौन सा सही होगा, आप देखें और आंसर चयन करें। तो स्पष्ट रूप से आपको इसमें पता चल गया होगा कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु तो संसाधन नहीं है। इस वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को मानव उपयोगी तकनीक की सहायता से यदि बनाने में सक्षम हो तभी वो संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें से बी केवल 2 ही सत्य प्रतीत होता है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अब आपके सामने सवाल है, बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल कि संसाधन केवल प्राकृतिक उपहार हैं। इस आम धारणा के संदर्भ में सही भौगोलिक विश्लेषण क्या है? तो यह पूरी तरह सत्य है। मानवीय क्रियाओं का इसमें कोई महत्व नहीं है। देखिए कंट्राडिक्शन, ए ऑप्शन में कंट्राडिक्शन है। यह असत्य है क्योंकि पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब मानव अपनी तकनीक और कौशल से उन्हें उपयोगी बनाता है। आपके दिमाग में आंसर हिट कर चुका होगा। सी, यह केवल वनों के मामले में सत्य है, यह केवल खनिजों के मामले में सत्य है। अब इसका लाइन आप यदि एनसीईआरटी से मिलाएंगे तो देखिए यहाँ है ना कि संसाधन को प्राकृतिक उपहार ही मानना गलत है, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बी इसका आंसर होगा कि यह कथन जो है वो असत्य है। हाँ, क्योंकि पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब मानव अपनी तकनीक और कौशल से उन्हें उपयोगी बनाता है। सवाल देखें कि पर्यावरण की वस्तुओं को उपयोगी बनाने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। ऑप्शन है कि यह केवल आर्थिक लागत को बढ़ाती है, यह प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं तक मानवीय पहुंच को संभव और सुलभ बनाती है, यह संस्थाओं के महत्व को समाप्त कर देती है, यह प्राकृतिक पर्यावरण को पूरी तरह नष्ट कर देती है। जब आप सोचेंगे, इसके विकल्पों का अध्ययन करेंगे बारीकी से, तो आप यह चयन करने में सक्षम होंगे कि तकनीक का मुख्य काम यह है कि चीज़ें प्रकृति में इंसानी पहुंच से जो दूर है अब तक और अनुपयोगी है, उन्हें क्या करे, आसान और सुलभ बना दे। क्या बना दे? आसान और सुलभ बना दे। जैसे सौर ऊर्जा को सही तकनीक, प्रौद्योगिकी बिजली में बदलना संभव बनाता है, आसान बना देता है, सुलभ बना देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।
वैसे भी इंसान के पास लकड़ी से कुर्सी बनाने या कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल बनाने का कौशल ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, प्रौद्योगिकी ना हो, तो वो वस्तुएं बेकार की पड़ी रहेगी। तो आंसर इसका बी होना चाहिए। सवाल है आपके सामने कि किसी क्षेत्र में कोयला उपलब्ध है लेकिन वहां उसे निकालने की तकनीक, टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो संसाधन भूगोल के अनुसार इसे वर्तमान में क्या माना जाएगा? तो विकल्प दिए हैं, पूर्ण विकसित संसाधन माना जाएगा, केवल एक प्राकृतिक पदार्थ माना जाएगा, संसाधन की श्रेणी से वो बाहर होंगे, सी है सांस्कृतिक रूप से अमान्य वस्तु माना जाएगा उसे, और डी है मानव निर्मित संसाधन माना जाएगा। ये यूजीसी नेट में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। आप गौर करिए, बारीकी से समझने का प्रयास करिए, तो आप पाएंगे कि जो पदार्थ प्रकृति में मौजूद तो है लेकिन उसके उपयोग के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वह केवल एक प्राकृतिक पदार्थ ही बनकर रह जाता है प्रकृति में, वह संसाधन की श्रेणी से बाहर है। तो अर्थात बी इसका आंसर बनेगा। सवाल है आपके सामने कि संसाधन निर्माण की रूपांतरण प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प कि ए है प्राकृतिक पर्यावरण को पूरी तरह अपरिवर्तित रखना, बी विकल्प पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना, सी विकल्प संस्थाओं के महत्व को कम कर देना, डी विकल्प केवल गैर तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। देखिए एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया ये सवाल है। आप एनसीईआरटी के इस लाइन को देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया जो है वो क्या है? तो प्रकृति में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसको सही तकनीक का उपयोग करके वो मानव के लिए, किसके लिए? मानव के लिए उपयोगी बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक संसाधन निर्माण के त्रिकोण, ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? भौतिक पर्यावरण तो है, यदि याद होगा वो चित्र, प्रौद्योगिकी है तो है, संस्थाएं तो हैं, ये डी ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है पर गौर करिए। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स ये नहीं है पर गौर न करते हुए गलत आंसर मारते हैं। सवाल देखिए अब आपके सामने, यूपीएससी का है, सीडीएस का 2021 में पूछा गया सवाल कि कोई वस्तु आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, तो इसका क्या अर्थ होता है? आप जानते हैं कि संसाधन होने के लिए जो तीन मूल चीज़ें हैं वो आप कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी आपने इसका अध्ययन किया होगा कि वो तकनीकी रूप से सुलभ हो, क्या हो? तकनीकी रूप से सुलभ हो, और आर्थिक रूप से संभाव्य हो, और क्या? तो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है संसाधन होने के लिए। तो इसमें से आर्थिक रूप से संभाव्य का क्या मीनिंग है? तो आर्थिक रूप से संभाव्य का मीनिंग आप विकल्प में ढूंढे, उसे समाज स्वीकार नहीं करता। क्या ये अर्थ है? नहीं। उसे निकालने या उपयोग करने की लागत उसके मूल्य से अधिक है। उसे निकालने या उपयोग करने की लागत उसके मूल्य से अधिक है। और सी विकल्प है उसे निकालने की कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है।
वह डी है, वह प्रकृति में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। तो आर्थिक रूप से संभाव्य का मीनिंग है उसे निकालने या उपयोग करने की जो लागत है वो उसके मूल्य से अधिक है। ये मीनिंग इसका आता है आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब जिसको निकालने में कोई आर्थिक नुकसान ना हो, ये आर्थिक रूप से संभाव्य के अंतर्गत आता है। सवाल है कि चित्र में दिए गए त्रिकोणीय आरेख चित्र के केंद्र में मानव को रखने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ये आप चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र में मानव को सबसे केंद्र में रखा गया है। क्यों? विकल्प देखिए कि मानव ही वह माध्यम है जो प्रकृति, तकनीक और संस्थाओं को आपस में जोड़ता है। कितना सटीक विकल्प है। बी, मानव सबसे पुरानी प्राकृतिक वस्तु है। मानव का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। डी, मानव बिना तकनीक से भी सब कुछ बदल सकता है। ये सीटेट में पूछा गया सवाल है 2024 में पेपर 2 में। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है मानव ही वह माध्यम है जो प्रकृति, तकनीक और संस्थाओं को आपस में जोड़ता है। सवाल है कि सतत आर्थिक विकास और संसाधन प्रबंध के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। विकल्प है राजनीतिक दल, बी विकल्प है सामाजिक, आर्थिक और विनियामक संस्थाएं, सी विकल्प है केवल धार्मिक संगठन और डी विकल्प है बिना तकनीक वाले पारंपरिक समूह। ये यूपीपीएससी प्री में पूछा गया सवाल 2022 का है। तो इसमें आप ये देखिए कि आपने एनसीईआरटी में ये अध्ययन किया कि जो संस्थाएं हैं उसका होना बहुत जरूरी है सतत आर्थिक विकास और संसाधन प्रबंधन के लिए। तो किस तरह की संस्थाएं? सामाजिक, आर्थिक और विनियामक संस्थाएं होना जरूरी है। संसाधनों के सही और सतत उपयोग के लिए क्या? तो मजबूत नियम होना चाहिए, मजबूत कानून। तो मजबूत कानून बनाने वाली एक संस्था भी तो होनी चाहिए जो इन चीज़ों का समुचित ढंग से प्रबंधन करे और संसाधन मानव के लिए उपयोगी हो सके। तो इसका विकल्प बी सही है। अब सवाल देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2021 में सवाल, संसाधनों के संदर्भ में सांस्कृतिक रूप से मान्य, कल्चरली एक्सेप्टेबल होने का क्या तात्पर्य है। केवल ऐतिहासिक स्मारकों में पाई जानी चाहिए वस्तु को, ए विकल्प था ये। बी, समाज और उसकी संस्कृति उस वस्तु के उपयोग की अनुमति और वैधता देती हो। समाज और उसकी संस्कृति उस वस्तु के उपयोग की अनुमति और वैधता देती हो। सी, वह वस्तु केवल एक विशेष धर्म के काम आनी चाहिए। डी, उस वस्तु का कोई आर्थिक मूल्य ना हो। तो देखिए जो संसाधन होने के लिए 3 शर्तें थीं। क्या? पहला, तकनीकी रूप से सुलभ, जो टेक्नोलॉजी से संबंध था, और आर्थिक रूप से संभाव्य, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके थे कि वो उपयोग करने के लिए जब संसाधन को बाहर किया जाए, उद्योग में लगाया जाए, तो उसकी लागत कम हो, वो आर्थिक नुकसान देने वाली ना हो। ये हुआ आर्थिक रूप से संभाव्य। और अब है सांस्कृतिक रूप से मान्य। इसका अर्थ होता है कि समाज उसकी स्वीकृति देता हो, समाज और उसकी संस्कृति उस वस्तु के उपयोग की अनुमति और वैधता देती हो। सवाल आपके सामने है कि मानव द्वारा बनाई गई संस्थाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो विकल्प है ए, पर्यावरण के दोहन को पूरी तरह रोकना।
विकल्प बी है आर्थिक विकास की गति को व्यवस्थित और तेज करना। विकल्प सी है तकनीक के विकास पर प्रतिबंध लगाना। और विकल्प डी है प्राकृतिक पदार्थों को छुपाकर रखना। यह बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछी गई है। तो मानव द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं हैं, जैसे व्यापारिक संगठन हुआ, सरकारी निगम वगैरह सब, या औद्योगिक घराने हैं, ये सभी संस्था है। क्या काम है इसका? तो आप एनसीईआरटी के लाइन में देखे होंगे कि संस्था का मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक विकास की गति को व्यवस्थित और तेज करना। विकल्प बी इसका आंसर है। आप यहाँ पर एनसीईआरटी के लाइन में देखें कि मानव आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। एनसीईआरटी का अध्ययन करने वाला छात्र कभी असफल नहीं होता। सवाल है कि संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी की मूल अवधारणा के अनुसार किसी भी देश के विकास का वास्तविक इंजन किसे माना जाता है? विकल्प ए केवल वहाँ की खाली पड़ी जमीन को। विकल्प बी कुशल मानव संसाधन और उनके द्वारा विकसित तकनीक को। विकल्प सी केवल वहाँ पाए जाने वाले अछूते खनिजों को। विकल्प डी केवल वहाँ के घने जंगलों को। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा प्री 2015 में पूछा गया ये सवाल है। तो किसी भी देश के पास कितना ही अकूत खनिज और जंगल क्यों न हो, लेकिन यदि वहाँ कुशल मानव संसाधन, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हैं, तो फिर और उन्नत तकनीक भी नहीं है, तो वह देश वास्तविक रूप से विकसित नहीं कहला सकता। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद हम आपके लिए 10+2 लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीएसएससी 10+2 बिहार का है, सीएचएसएल लेवल का एसएससी है, 10+2 लेवल का एनटीपीसी है, ग्रुप डी वगैरह सब, और बीपीएससी टीआरई के लिए खास इसी टॉपिक से संदर्भित संसाधन क्या है से संदर्भित अब तक जो पूछे गए प्रश्नों के सीरीज हैं वो हम लेकर आएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।